हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ और ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है। कोल इंडिया की तरफ से निकाली गई है। कोल इंडिया के बारे में आपको पता ही होगा, एक महारत्न कंपनी है। और जो सीट है वो टोटल मिला के अगर सीट आप देखेंगे तो 1700 सीट के बारे में। ऑथेंटिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऑथेंटिक है नहीं है, क्योंककि ये पीडीएफ भी बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा था कुछ कुछ ग्रुप में, है ना। तो इसका ऑथेंटिकेशन भी मैं दिखाऊंगा कि ये जेन्युइन है नहीं है, कैसे आप चेक करेंगे। 1764 पोस्ट का वैकेंसी है। 1764, एक दो सीट नहीं है, 1764 पोस्ट का वैकेंसी है। मतलब जो भी एलिजिबल है इसके लिए उनका तो बल्ले बल्ले है भाई साहब। ठीक है, चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। देखो यार, माइनिंग सेक्टर में मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपडेट देने का, आप लोगों का हेल्प करने का। हेल्प तभी हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगर आपके काम का होगा तो देखेंगे, नहीं काम का होगा तो स्किप कर देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जो वैकेंसी निकाला गया है कोल इंडिया लिमिटेड का, इसको आप कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है कोल इंडिया। लिखने के बाद आप जैसे ही सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद पहला नंबर पे जो कैरियर विथ CIL है, कैरियर विथ CIL या कैरियर CIL, कैरियर कोल इंडिया, ऐसा लिख के आप जब सर्च करते हैं तो जो पहला नंबर पे आपका URL ओपन होता है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जो URL आ रहा है कैरियर विथ CIL, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। www.coalindia.in ऐसे करके है, सब डोमेन है आपका career.cil। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इंग्लिश में ये ऑटोमेटिकली सेट है। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी टाइम डेट ये बता रहा है, देखिए आज का डेट मैं बता रहा हूँ 7 अगस्त 2023। ठीक है, हालांकि हो सकता है वीडियो कल अपलोड हो, मतलब 8 तारीख को अपलोड हो, है ना, क्योंकि बैकअप में लेके चलना पड़ता है यार, क्या करें, रोजी रोटी वाला आदमी है तो टाइम का भी दिक्कत है थोड़ा। तो चलिए इसमें बताते हैं, ये जो वैकेंसी है एक्चुअल में जो वैकेंसी है वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन देखो यार, ऐसा है कोल इंडिया के बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे फैमिली है मेरे जो मेरे इस चैनल में सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए मुझे सोचना पड़ता है। तो उनके लिए वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी है ये। जो भी कोल इंडिया के किसी भी सब्सिडरी कंपनी में काम करते हैं, आप सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। तो इसमें चलिए क्लिक करते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा पूरा अधिसूचना जारी हो गया है। आप इसमें चाहेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन फॉर प्रमोशन सिलेक्शन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर टू एग्जीक्यूटिव कैडर, मतलब जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के बंदे हैं वो चाहेंगे तो एग्जीक्यूटिव बनने के लिए यहाँ पे CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप बैठ सकते हैं सर। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो प्रमोशन में आपको लग जाएगा बहुत समय, क्योंकि कैडर स्कीम के बारे में आपको पता ही होगा। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर हैं तो आप बहुत अच्छे से कैडर स्कीम को समझ रहे होंगे, और कंपटीशन भी आपको पता ही है कैडर स्कीम के तहत कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आपको CBT से निकलने का मौका मिल रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव बनने का मौका मिल रहा है कि एग्जाम देने के बाद, तो आप उस एग्जाम पे फोकस करें, उस एग्जाम का तैयारी करें। तो एग्जाम का तैयारी करेंगे, एग्जाम होगा, निकल जाएगा तो सीधा नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव चल जाएंगे, तो आपका 10-15 साल बच जाएगा सर, है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे कैडर स्कीम को कॉपी में लिख के प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में आ जाएगा ये 15 साल में क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि इसमें आप क्लिक करेंगे जैसे ही, आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल निकाल दिया गया है, जितना भी ब्रांच का निकाला है सबका सिलेबस भी आउट कर दिया गया कि भाई साहब ये आपका सिलेबस है, ये आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो पूरा डिटेल में बता दिया गया है। नीचे नोटिफिकेशन है, आप चाहे तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सिलेबस चाहे तो सिलेबस देख सकते हैं। अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ इस लिंक में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी हो रहा है। कुछ अगर और नोटिस वगैरह देखना चाहते हैं यहाँ पे तो पूरा डिटेल में क्लियर कर सकते हो। चलिए नोटिफिकेशन सबसे नीचे वाले में क्लिक करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था ये 1 अगस्त 2023 को निकाला गया था। हालांकि साइट में थोड़ा लेट अपलोड हुआ था। 4 तारीख से एप्लीकेशन ऑलरेडी जारी है, तो अभी जो एप्लीकेशन चल रहा है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी। अभी बेसिकली 4 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो भी बहुत सारा डिसिप्लिन का है। कौन कौन सा डिसिप्लिन है मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, एक्सकावेशन जिसमें माइनिंग वाले भी आते हैं, फाइनेंस, पर्सनल, मटेरियल मैनेजमेंट जिसमें माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिस्टम, पब्लिक रिलेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट,
हिंदी, लीगल, मार्केटिंग एंड सेल्स, सेक्रेटरियल, सेक्रेटरी एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सभी पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, तो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं सर? आपका जो भी कट ऑफ डेट होगा, एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सभी आप 30 सितंबर 2022 तक का डेट को कैलकुलेट करेंगे। यानी कितना दिन एक्सपीरियंस हुआ है, कितना एज हुआ है, एलिजिबल है नहीं है, जितना भी होगा वो 30 सितंबर 2022 का डेट को मान के आप कैलकुलेट करेंगे। अप्लाई करने का डेट 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 2 सितंबर तक, लगभग अभी 1 महीने का समय है। आप आराम से फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि आपको पोस्ट भी करना है, इसलिए आपको थोड़ा कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी भर दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए तो शायद बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप जिस भी ब्रांच के होंगे पॉज करेंगे और वीडियो को देख लेंगे, मतलब पॉज करके डिटेल अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले जो ईएनएम वाले हैं, E1 ग्रेड वाले, अगर ये E1 ग्रेड में जाना चाहते हैं तो आप मेट्रिकुलेशन किए हैं तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए फॉरमैन, या फिर असिस्टेंट चाहिए TNS ग्रेड ए में रिलेवेंट ब्रांच में। अगर आप E2 ग्रेड में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा किए हो 3 साल का किसी भी रिलेवेंट फील्ड में, इंजीनियरिंग में यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा अगर किया है तो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 साल TNS ग्रेड ए में काम किए हो चल जाएगा। मतलब मैट्रिक वाले हैं तो 7 साल ए ग्रेड में होने चाहिए, लेकिन अगर डिप्लोमा वाले हैं तो 3 साल अगर ए ग्रेड में है, 7 साल टोटल एक्सपीरियंस है, जोड़ जाड़ के हिसाब किताब लगा के, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। अगला पोस्ट पे आते हैं। अगला पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ENT। तो अगर आप मैट्रिक वाले हैं तो 7 साल का चाहिए, फॉर्मल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले हैं 3 साल वाला, ठीक है, तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 साल ए ग्रेड में होना चाहिए। यही वाला हिसाब किताब सब में लागू हो रहा है। इन्वायरमेंट वाला थोड़ा अलग है, देख लेंगे। अगर इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं तो E2 ग्रेड में जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 में जाएंगे। इसके लिए BSc चाहिए, 8 साल का ट्रेनिंग जो ISM से होता है भाई साहब, कोर्स वाला, वो आपका होना चाहिए। या फिर आप PG डिग्री, डिप्लोमा, लन फंड, सब में से कहीं से भी किए हैं, BHU, REC, NIT वगैरह से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 साल का तजुर्बा चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक्सकवेशन में। एक्सकवेशन में E1 ग्रेड है और E2 ग्रेड है। E1 ग्रेड में जो मैट्रिक वाले हैं भाई साहब 7 साल का तजुर्बा चाहिए। जो 3 साल का डिप्लोमा किए हैं उनके लिए 7 साल का तजुर्बा और 3 साल का ए ग्रेड में होना चाहिए। और जो डिग्री वाले हैं उनका मात्र 3 साल का तजुर्बा ए ग्रेड में है, सुपरवाइजरी ग्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फाइनेंस वाले में। फाइनेंस वाले में बोला गया है कि जो फाइनल एग्जाम CA और ICWA में है ना, ये इनके लिए कोई तजुर्बा का जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर इंटर कॉस्ट, चार्टर्ड एंड CIL अकाउंटेंट एग्जाम PT1 अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। और ग्रेजुएट किए हैं तो 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। तजुर्बा बोलना चाह रहे, तरबूजा निकल रहा है मेरे मुंह से, पता नहीं क्यों। 3 साल का तरबूजा होना चाहिए, 2 साल का तरबूजा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चलिए, अगर आप हिंदी वाले हैं तो आपका MA हिंदी होना चाहिए। हिंदी में आपका सेकेंड डिवीजन होना चाहिए, या फिर 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का। ये आपका जोड़ जाड़ के हिसाब लगाते हैं, मतलब मीन एवरेज निकालते हैं। मीन एवरेज क्या होता है सर? पहला सेमेस्टर से लेकर के जितना भी सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर तक का रिजल्ट को जो परसेंटेज है सबको जोड़िएगा, एवरेज निकालिएगा, तो 55% से ज़्यादा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं मीन परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का आपका सुपरिटेंडेंट वगैरह में होना चाहिए। आप इसको पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। कुछ कोड लिखा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके काम का होगा। लीगल में अगर है लो ग्रेजुएट 3 साल का, अगर टेक्निकल सुपरवाइजरी ग्रेड में काम है तो आप कर सकते हैं। अगर E1 ग्रेड में है तो 2 साल का तजुर्बा आपको होना चाहिए। मार्केटिंग की बात करें, सेल्स एंड मार्केटिंग, मेट्रिकुलेट वाले हैं तो 5 साल का तजुर्बा, ग्रेजुएट वाले हैं तो 3 साल का तजुर्बा। मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो जो मैट्रिकुलेट है उनका 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। और जो डिप्लोमा किए हैं माइनिंग में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर के साथ, या फिर ग्रेजुएट किए हैं, है ना, या फिर MBA किए हैं, इन तीनों में से कुछ भी किए हैं, तीनों में से कुछ भी, तो आपका 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। स्टोर परचेज, चीफ स्टोर कीपर में, TNS ग्रेड A में। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। E2 ग्रेड में आप जा सकते हैं। पर्सनल की बात करें तो पर्सनल के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। सोशल साइंस में, लेबर वेलफेयर में, है ना, तो 3 साल का तजुर्बा इसमें है तो आप जा सकते हैं E2 ग्रेड में। पब्लिक रिलेशन में बोला गया है वही चीज़, सेम चीज़ बोला गया है, बस इसमें जनरल रीजन, मास कम्युनिकेशन वगैरह है। PG ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल का इसमें तजुर्बा बोला है। सेक्रेटरी की बात करें तो इसमें मेट्रिकुलेशन बोला गया है 5 साल वाला, है ना, मतलब मैट्रिक किए हैं तो 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए ए ग्रेड में, और ग्रेजुएट है तो 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। सिक्योरिटी में बात करें, अगर मेट्रिकुलेट है तो 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए, मेट्रिकुलेट है तो 5 साल का, वही सेम चीज़ लिखा है यार, ग्रेजुएट है तो 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, ये वाला लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है, बता रहा मैं।
है ना। क्यों, देखिए बताते हैं। सिक्योरिटी में क्या है, अगर आप मैट्रिक किए हैं और आपका 5 साल का तजुर्बा TNS ग्रेड ए में, यहाँ पे कहीं नहीं स्पष्ट किया है कि आपका स्पेशल इसी डिसिप्लिन में होना चाहिए, सिक्योरिटी में ही होना चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन में हैं, अगर आप TNS ग्रेड ए में काम किए हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं E1 ग्रेड में। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा बिलो ग्रेड है, यानी कि B ग्रेड है या C ग्रेड है, तो उस कंडीशन में भी आपका 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए, लेकिन आपको E1 के जगह पे E2 ग्रेड मिलेगा। अगर ग्रेजुएट हैं तो आपका 3 साल का तजुर्बा TNS ग्रेड में इनफ है, तो आप सिक्योरिटी वाले में जा सकते हो। तो मेरा सजेशन होगा कि जो जनरल ग्रेजुएशन करके काम कर रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड में, कलर का नौकरी कर रहे हैं, तो आपका अगर ए ग्रेड हो चुका है, आप थोड़ा तजुर्बा वाले हैं, आप काम कर रहे हैं लंबा से, ग्रेड अगर ए हो गया है, तो आप E1 या E2 ग्रेड में जा सकते हैं। कोशिश कीजिए, E2 ग्रेड भी मिल जाएगा तो बुरा नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, बुरा नहीं है। तो कोशिश कीजिए जो मिल जाए ले लें, है ना, क्योंकि अधिकारी बनने के बाद बहुत सारा अलाउंसेस होता है, PRP से लेके बहुत सारे अलाउंसेस होता है, जो जुड़ेगा और जुड़ते जुड़ते बढ़िया पैसा हो जाएगा। आराम तो अलग बात है ना। तो चलिए सिस्टम की बात करते हैं। तो सिस्टम में E2 ग्रेड होना चाहिए। E2 ग्रेड में अगर आप जाना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के साथ डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस या PG मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ICWS ये वगैरह होना चाहिए। ग्रेजुएट इन साइंस अगर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा है कि जो आप ग्रेजुएशन किए हैं आर्ट्स या साइंस में, है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसमें भी 3 साल का तजुर्बा मांगा है। तो जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं उनको भी यहाँ बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सिविल वाले में बोला गया है जो मैट्रिकुलेशन है और 7 साल इस फील्ड में काम किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले हैं 7 साल काम किए लेकिन 3 साल TNS ग्रेड वो ए में काम किए तो अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले हैं तो 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी सेक्रेटरी में बोला गया है ग्रेजुएट अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इंस्टीट्यूट का सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन या एसोसिएट फेलोशिप मेंबरशिप होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब देख लेंगे आप। बाकी अब बात करते हैं सीट की। तो देखो भाई साहब ऐसा है, आप इस सीट को अच्छे से देख लेंगे, पॉज कीजिएगा। जो भी आपका सीट, जो भी आप जिस भी स्ट्रीम के लिए, डिसिप्लिन के लिए एलिजिबल होंगे, आप उसके सामने ए सीट देख लेंगे। ये अनरिजर्व वाला पूरा लाइन है, ये UR कोटा है, ये SC का कोटा है, ये ST का कोटा है। अब आप कहेंगे सर OBC का कोटा कहाँ गया, NCL वाला, या आप कहेंगे EWS का कोटा कहाँ गया। तो भाई साहब EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप ए ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिकली वीकर है ही नहीं, क्योंकि आपका सैलरी आ रहा है, आपका जो भी सैलरी आ रहा है वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख से ज़्यादा ही होगा। तो EWS तो आपका बन नहीं सकता। और रहा बात OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो ये नॉन क्रीमी लेयर जो बनता है वो बनता है आपके इनकम के हिसाब से। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो भले आपका अकाउंट में 40,000 रुपया काट छाट के दे रहा है, ठीक है, भले 40,000 दे रहा है, लेकिन जो आपका पेमेंट बनता है वो 50,000 55,000 के आसपास बनता है, जिसको हम लोग CTC बनते हैं, कंपनी टू कंपनी कॉस्ट। तो उस हिसाब से आप नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे OBC और EWS का ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ कास्ट होता है जिसमें SC ST जनरल आता है। तो आप अपने सीट को अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे, कौन सा सीट कौन से पोस्ट के लिए, कौन सा डिसिप्लिन के लिए कितना कितना सीट है मेरे कैटेगरी में, वो आप देख लेंगे। मैं पूरी बता देता हूँ हिसाब किताब। ये 1764 पोस्ट है टोटल। बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कोल इंडिया जनरली इतना वैकेंसी नहीं निकालती है नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, सिलेबस वगैरह सब। टिके रहिएगा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो सुभान अल्लाह जरूर कीजिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1366 सीट है, तो अनरिजर्व वाले जो हैं घबराइएगा नहीं। और जो SC हैं उसका 255 है और जो ST है उसका 143 सीट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसको। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कोल इंडिया के वेबसाइट में जाना है। कोल इंडिया का मैं जैसे मैं दिखाया था अभी थोड़ा देर पहले, आपको मैंने दिखाया था ना भाई साहब कि आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो लिंक है यहाँ पे है अप्लाई हियर फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करते साथ ही आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जाके अपना पूरा डिटेल रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तो आपका सिंपल प्रोसीजर है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद करना क्या है मैं आपको पूरी बताता हूँ। अंग्रेजी में लिखा, हम हिंदी में ठेठ भाषा में समझा देते हैं। तो भैया जैसे अप्लाई करेंगे आपका बनेगा को PDF, ठीक। PDF को आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद उसमें जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा प्लस जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो सभी को आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको जाना है अपना यूनिट एरिया में,
एरिया में जाना है, इस्टेब्लिशमेंट में जाना है, और जो भी आपका हेड क्वार्टर वगैरह होगा यहाँ पे जाके आपको जमा करना है। या तो आप डायरेक्टली एरिया वाइज कर सकते हैं या डायरेक्टली जाके आप वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप जब जमा करेंगे तो वो एक बार क्रॉस चेक करेंगे, इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसमें मुहर वगैरह मारेंगे, और मारने के बाद फिर वो डिपार्टमेंटली वो पोस्ट करेंगे, या फिर हो सकता है हेडक्वार्टर में आपको खुद भेजें देने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा ईमेल आईडी पे, या मोबाइल नंबर जो भी आप डालेंगे उसमें मैसेज आएगा जब भी एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है मैं बताता हूँ। देखो ऐसा है, एग्जामिनेशन होगा 3 घंटे का, ठीक, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, ओके। 3 घंटे का एग्जामिनेशन में आपका 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 एक ही टाइम में होगा, ऐसा नहीं कि पेपर 1 टिफिन के पहले और पेपर 2 लंच ब्रेक के बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही बार जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो 3 घंटा आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। 3 घंटा में ही एक एक को कागज में, या सीबीटी होगा शायद, चांसेस है कि सीबीटी हो, क्योंकि बच्चे मतलब कैंडिडेट ज़्यादा है, बार बार मुँह से बच्चा निकलता, बच्चा लोग को पढ़ाते हैं माइनिंग सरदार ओवरमैन का, तो बार बार निकलता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, आप लोग गण्यमान्य व्यक्ति हैं भाई साहब। तो पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में क्या पूछेगा, पेपर 2 में क्या पूछेगा, समझते हैं। देखो ऐसा है, सीबीटी परीक्षा होगा, ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीटी एग्जाम होगा। जो भी आपका टेस्ट सेंटर दिया जाएगा, है ना, टेस्ट सेंटर में आपको जाना है और सीबीटी एग्जाम देना है। थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब कि बस टिक मार लेते हो, सबमिट कर लेते हो, है ना। नहीं बुझाता है, लड़का बच्चा से पूछिएगा, अपना समझा देगा। तो 200 नंबर का आपका होगा, चलिए 200 नंबर का आपका टोटल परीक्षा होगा, जिसमें 100 नंबर का होगा पेपर 1 और 100 नंबर का होगा पेपर 2। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका पूरा पैटर्न ही लिख देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। मैं थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लग रहा है, बट क्या पढ़ा रहे थे यार, ठीक है चलो, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके, जस्ट अ सेकंड। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है उसका, वो सिलेबस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। आपका क्या होगा, आपका सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मैक्सिमम चांसेस होता है कि पूरा का पूरा एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू क्या होता है, बहुत सारा एक क्वेश्चन रहेगा जिसका 4 या 5 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। इसमें कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र अभी तक नहीं किया गया है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि नो नेगेटिव मार्किंग रहे, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहे, ऐसा चांसेस है। हालांकि आप कहेंगे तो सिलेबस में डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ऐसा ज़्यादातर चांसेस है। पूरा जो पेपर होगा, पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो आपका 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा, और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ऑब्वियस सी बात है, 200 मार्क का पेपर होगा तो 200 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी ये जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम में 2 सेक्शंस होंगे। पहला जो सेक्शन है वो है पेपर 1 और दूसरा जो सेक्शन है वो है पेपर 2, ठीक है। दोनों का ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटा रहेगा, यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के 3 घंटा रहेगा, ठीक है। 3 घंटा में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। 3 घंटा में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। टोटल शायद 180 मिनट, 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पेपर 1 में क्या रहेगा, पेपर 1 में रहेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। जीके जीएस जिसको हम लोग कहते हैं यार, जीके जीएस कहते हैं। इसके बाद आपका करंट अफेयर वगैरह सब इसमें रहता है। इसके बाद रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग, रीजनिंग के बाद मैथ रहेगा, ठीक है। इंग्लिश वगैरह का तो ऐसा कुछ साइन ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें इंडिकेट नहीं है। तो आपका जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, ये सब आपका सब्जेक्ट होगा पेपर 1 में। पेपर 2 में आपका टेक्निकल पेपर होगा। जिस भी चीज़ में आप पोस्ट में फॉर्म भरे हैं, उस पोस्ट का जो एग्जामिनेशन होता है, जो टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल जिसको हम लोग कहते हैं, उसका एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का, ठीक है। मतलब उस पेपर का 100 नंबर मार्क्स होगा, ठीक है। दोनों एक ही दिन में एक ही टाइम में होगा एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको 1:3 रेशियो में बुलाया जाएगा। 1:3 रेशियो क्या है, मान के चलिए किसी पोस्ट के लिए 10 सीट है, तो 10 × 3 बराबर हो गया 30 सीट। 30 सीट 30 बच्चे को बुलाया जाएगा। अब ये जो 30 बच्चे हैं, इन 30 बच्चे का सबसे पहले देखा जाएगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में देखा जाएगा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बेसिस पे भी कुछ नंबर दिया जाएगा, जो आपका सर्टिफिकेट है उस बेसिस पे भी कुछ नंबर दिया जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, अगर उसमें नाम है आपका तो फिर नाम आपका
डन है। तो देखो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, अब इंटरव्यू नहीं है तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। भाई साहब खुल के तो नहीं कह सकते क्या बेनिफिट होगा, लेकिन आप मान लीजिए कि आप मेहनत करेंगे तो फिर आपका कहीं पर भी नाम वाम कटने वाला नहीं है, आपका बहुत चांसेस है कि आप इस जगह तक पहुंच जाए। तो ज़रूर आप इस पर लग जाइए, है ना। पासिंग मार्क्स भी बता दिया गया है, अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 110 नंबर लाना है, ठीक है। और अगर SC ST OPWD वाले हैं तो फिर 90 नंबर आप लाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा स्कोर करने का, क्योंकि ये पासिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास कर जाएंगे तो मिल जाएगा। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर आपको ज़्यादा बच्चों बोल रहा हूँ, सॉरी, बार बार बच्चा कह रहे हैं क्योंकि बच्चा को पढ़ाने की आदत है। आप लोग गण्यमान्य व्यक्ति है भाई साहब, है ना, माइंड मत कीजिएगा इन चीज़ों को। चले, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये पूरा अंग्रेजी में लिखा है, आप चाहें तो एक एक लाइन को पढ़ सकते हैं। आपको मैं बता दिया नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। कोल इंडिया के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर हैं, है ना, फैमिली मेंबर इसलिए कह रहा हूँ, खैर छोड़िए हटाइए, जो भी मेरे फैमिली मेंबर है कोल इंडिया के, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।